Very good morning to all of you. Vanivriti James, Assistant Professor, Department of Commerce, Government बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। कोविड-19 के कारण हम अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर किए हैं और काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ, जिसका प्रेजेंटेशन आज जो मैंने तैयार किया है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 4, जिसमें मैंने अपने थ्योरी पोर्शन को डील किया है प्रोसेस कॉस्टिंग का। ये बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए तैयार किया गया है ये प्रेजेंटेशन, जिसमें 4th यूनिट के प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने थ्योरी पोर्शन को डील किया है। होप ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम का साबित हो। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पहले ये याद करते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? तो याद करिए, मैंने फर्स्ट डे ऑफ क्लास आपको क्या कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट है, हमारे पास इनकम टैक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों? जब कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कहाँ पे आता है? टू नो द पर यूनिट कॉस्टिंग ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रति इकाई लागत जानने के लिए किसी वस्तु या सेवा की। जब हमें किसी वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत पर यूनिट कॉस्टिंग जानना हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तब हम अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। ठीक है, तब हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब काम नहीं आता, तब हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग काम आता है। यानी यहाँ पे पर यूनिट कॉस्टिंग डिटरमाइन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट में होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारे बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोड्यूसर्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स को क्योंकि ये जानना होता है कि उसने जो उत्पादन किया है, जो प्रोडक्शन किया है, उसको पर यूनिट कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी। टोटल कॉस्टिंग यानी जितना भी उसने उत्पादन किया है वो पूरा उत्पादन उसको कितने का पड़ा और पर यूनिट कॉस्टिंग उसकी कितनी पड़ी, ये उसे जानना होता है। इसलिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करता है, राइट। अब हम पूरा मार्केट में बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। हर प्रोडक्ट पे एक ही प्रकार के कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप फर्स्ट यूनिट से लेकर के 4th यूनिट तक बहुत सारे मेथड्स पढ़े हो, जिसमें यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेथड आपने पढ़ लिया है। तो हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहाँ पे यूज़ किया है वहाँ अपनी यूनिट कॉस्टिंग नहीं कर सकते थे, जहाँ यूनिट कॉस्टिंग यूज़ किया है वहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं मेथड नहीं कर सकते थे। वैसे ही ये अब डिफरेंट टाइप के एक और टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, उस जगह पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग अडॉप्ट करते हैं। वहाँ हम यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टाइप का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब ये कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है जहाँ पर हमको प्रोसेस कॉस्टिंग अडॉप्ट करना पड़ता है, और प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? तो ये एक ऐसा टाइप का प्रोडक्ट होता है, स्पेशल प्रोडक्ट है, जिसका मैन्युफैक्चर हम एक बार में नहीं कर सकते। मतलब कि ये है कि यदि आप उसे फैक्ट्री में जब बनाने जाओगे तो किसी मशीन में डाल दिए एक बार, या किसी श्रमिक को दे दिए, लेबर को दे दिए, और वो एक बार में उसे बना के आपको हाथ में दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। उसे तैयार करने के लिए, उसे मार्केट में सेल आउट करने के लिए, सेलेबल बनाने के लिए उसे कई सारे प्रोसेस से सीक्वेंस वाइज जाना होता है। उसे एक के बाद एक कई प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है, प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होता है, तब जाकर के वो ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जो मार्केट में कस्टमर के हाथ में बेचा जा सके। ठीक, समझ आया? फिर से एक बार इसको मैं थोड़ा क्लियर बताती हूँ आपको। ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार में फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्लीट नहीं हो सकता,
एक बार आपने उसे मशीन में डाला और उस पर प्रोसेसिंग की तो वो डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसे एक बार आपने प्रोसेसिंग की तो वो थोड़ा सा रिफाइन होगा, फिर आपने दूसरे प्रोसेस में डाला, फिर वो थोड़ा रिफाइन होगा, फिर तीसरे चौथे मल्टीपल प्रोसेस में डाला, तब जा कर के लास्ट प्रोसेस में वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलता है और तब वो जाके मार्केट में सेल करने के लायक बनता है और फिनिश्ड गुड्स बन करके कस्टमर के हाथ में आता है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है, और ये प्रोसेस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरना हो, तो 8-10 प्रोसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1-2 प्रोसेस भी हो सकता है, 4 प्रोसेस भी हो सकता है, 6 प्रोसेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि डिपेंडिंग है कि प्रोडक्ट के ऊपर है कि उसको बनाने में कितने प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोर देन 1 और मल्टीपल कितना भी हो सकता है, इसी कोई लिमिटेशन या कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि कितने प्रोसेस होने चाहिए, बट मोर देन 1, राइट। तो ये प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं। इसमें हम और इसमें हर प्रोसेस का अलग अलग कॉस्टिंग निकल के आता है। ठीक है, हर प्रोसेस में आपको अलग अलग उस प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है और हम उस प्रोसेस की कॉस्टिंग अलग अलग कैलकुलेट करके उस प्रोसेस में लगने वाली लागत को उसमें जितना यूनिट बन के निकला है उससे हम डिवाइड करके ये तय करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोसेस की लागत क्या आ रही है, पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्टिंग क्या आ रही है। ओके, तो ये मीनिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग है कि इसको एक लाइन में यदि मैं समझाऊं आपको, तो ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार में तैयार नहीं होता लेकिन उसे तैयार करने के लिए कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं और उसकी जो लागत होती है वो प्रत्येक प्रोसेस के लिए अलग अलग निर्धारित होती है और उस पूरे प्रोसेस की पर्टिकुलर एक एक प्रोसेस के कॉस्टिंग अलग अलग निकाली जाती है और लास्ट प्रोसेस से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के वो तैयार होता है। ये इसका मीनिंग है। मीनिंग समझने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं उसके। जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा है कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऐसे प्रोसेस अकाउंटिंग हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे माइनिंग है, आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसमें आयरन एंड स्टील में, सीमेंट में, ठीक है। फिर फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम चीज़, चॉकलेट्स यहाँ पे बनाने में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, ड्रग्स बनाने में वहाँ यूज़ होता है। ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स में हम प्रोसेस कॉस्टिंग अडॉप्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, ये सब तो आपने अभी लिस्ट में देख लिया। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि हम बहुत नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं रोज़, नारियल का तेल, ठीक है। आपको क्या लगता है कि नारियल का तेल फैक्ट्री में कैसे बनता है? सिंपल क्या नारियल तोड़ करके लाए और उसके बाद उसको मशीन में डाले और तेल निकल करके आ गया? नहीं। इस एक नारियल के तेल को बनाने के लिए नारियल को कई सारे प्रोसेस से होकर के जाना होता है। नारियल के तेल को बनाने के लिए उसमें हम पहले उसे सुखाते हैं, छीलते हैं, फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसमें से तेल निकाला जाता है, फिर तेल को और रिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से उसके लिए 3 स्टेप, जैसा मुझे बहुत अच्छे से तो उसका नारियल के तेल का पूरा प्रोसेस पता नहीं है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है उसमें मेरी नज़र में 3 प्रोसेस तो बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। जैसा कि उसको एक्सट्रैक्ट करना, क्रशिंग करना, रिफाइनिंग करना, तो 3 प्रोसेस तो एकदम सामने दिख गया, एक्सट्रैक्टिंग, क्रशिंग एंड रिफाइनिंग। तो पहला प्रोसेस हो गया एक्सट्रैक्टिंग, निकालना, क्रशिंग, फिर रिफाइनिंग। इस तरीके से पहले प्रोसेस में गया, नारियल हमने लिया, फिर उसे पहले प्रोसेस में डाला, फिर वो थोड़ा सा वर्कआउट हुआ, फिर दूसरे प्रोसेस में डाला,
फिर थोड़ा वर्कआउट हुआ, फिर तीसरे प्रोसेस में डाला, फिर लास्ट में जाके हमें वो नारियल का तेल बन करके मिलता है जो हम सिर पे लगाते हैं या खाने पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटा छोटा एक एक प्रोडक्ट हम रेगुलर बेसिस पे मार्केट में देखते हैं, या हमको जो सिंपल अभी दिख रहा है कि कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो ये एक एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, और लिस्ट में आपको बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट मिलेंगे जो इसके जिसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग अडॉप्ट करते हैं। और ये आप स्लाइड में देख ही रहे हो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में ये होता है यूज़। नेक्स्ट इसके की पॉइंट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो ध्यान रखने लायक हमारे थ्योरी पोर्शन में हमको ध्यान रखना है वो है इसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है आपको दिख रहा है सेवरल प्रोसेस। तो सेवरल प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि इसके मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, मोर देन वन एंड मल्टीपल। ये प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस से होके जिसको गुजरना होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका कि मेथड दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर द होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट पे ही ये मेथड एप्लीकेबल होता है। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पर ये मेथड लिया जाता है जो एक समान हो। अलग अलग प्रोडक्ट हेट्रोजेनस पर नहीं होता। हेट्रोजेनस क्या बोलना चाहिए कि यदि आपको ये एक साथ आपको बादाम का तेल बनाना है तो पूरा एक साथ प्रोसेसिंग में आप बादाम ही डालोगे, थोड़े से बादाम, थोड़े सा नारियल, थोड़ा सा कुछ और ऐसे नहीं डालोगे। आप एक प्रोसेस में आप मशीन के अंदर डाल रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए तो पूरे नारियल डालोगे, पूरे बादाम डालोगे। ठीक है। तो ये हेट्रोजेनस नहीं करना है आपको, एक बार प्रोसेस में आप एक ही चीज डालोगे। तो ये होमोजेनस जहाँ पे प्रोडक्ट होगा वहां पर ही आप प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा ईच प्रोसेस अप्लाइज डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड टू मूव टुवर्ड्स कंप्लीशन। हमारे हर प्रोडक्ट में, हर प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस सब लग सकता है। ठीक है। क्योंकि हर प्रोसेस में हमको मशीन लग सकती है, हर प्रोसेस में अलग अलग लेबर चार्जेस लग सकते हैं, हर प्रोसेस में हमको फैक्ट्री चार्जेस अलग लग सकते हैं, हर प्रोसेस में अलग अलग खर्चे लग सकते हैं, हर प्रोसेस के अलग अलग रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस में लगा फिर दूसरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं लगेगा। हर प्रोसेस का अलग अलग खर्चा हो सकता है। कंप्लीशन की तरफ तभी बढ़ते चला जाता है ये। और हर प्रोसेस में अपना उसका जो हमारे बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड, ये तीनों अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग लग सकता है। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट जो ये कह रहा है कि एक प्रोसेस का प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन सकता है। बन सकता है क्या, बनता ही है। जैसे प्रोसेस ए में जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा, आपने पहले प्रोसेस में आपने नारियल को डाला, अब वो उसका एक्सट्रैक्ट निकला, आपने उसका पूरा मटेरियल अंदर का निकाल लिया। अब प्रोसेस बी में क्या डालोगे? तो प्रोसेस बी के लिए यही जो नारियल के अंदर का आपने सब निकाला है नारियल, वही तो प्रोसेस बी के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो प्रोसेस ए में जो आपने निकाला वो प्रोडक्ट है, फाइनल उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस बी के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। फिर प्रोसेस बी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस सी के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। वैसे ही एक जो प्रीवियस प्रोसेस है उसका प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसका रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है अगला, हम ये जानते हैं कि कभी भी जब भी कोई अकाउंट्स एक साल में या एक बार में क्लोज नहीं होता है तो उसमें WIP जरूर होता है। मतलब जब भी कोई चीज़ एक बार में क्लोज नहीं होती तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होता है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस जो है वो क्योंकि कंटिन्यूस चलता है, तो यहाँ पे जब प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा तो यहाँ पे भी वर्क इन प्रोग्रेस का खाता ज़रूर खुलेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होने के चांसेस पूरे रहते हैं। कुछ हमारे पास मटेरियल ऐसा रह जाएगा जो कि अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पर रहे। ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पर रहने के चांसेस पूरे रहते हैं। हर प्रोसेस में कुछ वेस्टेज हो सकता है।
ठीक है। ये वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, ये वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। तो ये वेस्टेज जो नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज में कुछ इवेपोरेट हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है, वेस्टेज गिर सकता है, बह सकता है। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो गिर गया, वेस्ट हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, ट्रांसफ़र में थोड़ा सा गिर गया, कुछ हो गया, तो ये नॉर्मल वेस्टेज में हम मानते हैं। और इसको हमको बहुत लोड नहीं लेना रहता है, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग या ट्रीटमेंट हम ले करके मान के चलते हैं कि हमको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब भी सामान ट्रांसफ़र होगा तो उसमें हमको थोड़ा ना थोड़ा हमको नुकसान होगा ही होगा, और ये इसको हम नॉर्मल वेस्टेज मानते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, जबकि एबनॉर्मल वेस्टेज जो होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज को हम शुरू से हर चैप्टर में देखते हैं कि एबनॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट अकाउंट का पार्ट नहीं है। जहाँ कहीं भी एबनॉर्मल वेस्टेज होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है, और उसे कहाँ भेजना है ये आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हम 4th यूनिट में हैं और इससे पहले के सारे चैप्टर्स में हमने ये सॉल्व किया है कि एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन होगा और वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और यहाँ नॉर्मल वेस्टेज को जो है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका पूरा खर्चा, कॉस्ट जितना होगा नॉर्मल वेस्टेज में जितना भी होगा, वो सारा नॉर्मल वेस्टेज पूरे यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स में वो बट जाएगा। उस पर हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वो नॉर्मल वेस्टेज हमको मान के चलना है कि होगा ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड to ascertain the cost of production at each process or stage of manufacture। ठीक है। हर प्रोसेस जो है, हर प्रोसेस में आपको उस प्रोसेस का कॉस्ट निकल करके आएगा। आपको याद होगा जब आप यूनिट कॉस्टिंग बनाते थे तो आपको जब पूछा जाता था कि हर स्टेज में उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत कितनी आ रही है, तो आप बता सकते थे कि हाँ, हमको प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, हमको ऑफिस कॉस्ट कितना आ रहा है, वर्क कॉस्ट कितना आ रहा है, उस यूनिट को बनाने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है। मतलब हर स्टेज में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बता सकते थे। वैसे ही यहाँ पर भी हर जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, उसकी कॉस्टिंग आप हर प्रोसेस के बाद बता सकते हो कि पर्टिकुलर एक प्रोसेस के बाद उसको बनाने में कितना खर्च लगा, दूसरा प्रोसेस होने के बाद अब तक उस प्रोडक्ट में कितना खर्च लग गया, तीसरे प्रोसेस के बाद अब तक उस प्रोडक्ट में कितना खर्च लग गया। तो हर प्रोसेस के बाद पर्टिकुलरली जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही हर प्रोसेस के बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आप हर प्रोसेस के बाद बताते जा सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो 2 पॉइंट है, नॉर्मल वेस्टेज और ये कॉस्टिंग वाला, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं दोनों पॉइंट को थोड़ा सा समझाना चाहूँगी आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल हमने इनपुट डाला। ठीक है। हमने इनपुट डाला 1000 kg का यूनिट या केजी जो भी लीजिए, 1000 kg हमने डाला रॉ मटेरियल। ठीक है। जिसको फिर हमने मटेरियल डाला, लेबर डाला, ओवरहेड डाला, ये सारी चीज़ें हमने डाली और हमको टोटल एक्सपेंसेस आया 5 लाख का। ठीक। प्रोसेस ए में। ओके। प्रोसेस ए में हमने 1000 यूनिट डाला और हमको एक्सपेंसेस पूरा तीनों मिला करके, तीनों एलिमेंट्स मिला करके हमारा लेबर, मटेरियल और ओवरहेड मिला करके 5 लाख का हुआ। ओके। अब आउटपुट जब हम देखते हैं, क्रेडिट साइड का आउटपुट, तो हमने देखा कि 5 लाख और 1000, हमारा यूनिट 1000 है, खर्चा 5 लाख है। आपसे पूछेंगे कि पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी आई इसकी प्रोसेस ए की, तो सिंपल आप कैसे बताओगे, 1 मिनट में चुटकी में बता दोगे कि पर यूनिट कॉस्टिंग कैसे आई। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 500 पर यूनिट कॉस्टिंग हो गई। अब आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा यूनिट वैसे ही मिल जाए, कुछ वेस्टेज तो होगा। तो ये नॉर्मल वेस्टेज यदि होता है, मान लीजिए हमको 100 kg नॉर्मल वेस्टेज हो गया। ठीक है। 100 kg नॉर्मल वेस्टेज हो गया, 1000 में से 100 गया, बचा कितना, 900। अब आपको यदि उस प्रोसेस का पूछा जाए कि पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी आती है, तो आप कैसे बताओगे पर यूनिट कॉस्टिंग। तो आपको कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है,
नॉर्मल वेस्टेज में सिंपल कहीं कुछ और माइनस नहीं होता, सिर्फ यूनिट माइनस होता है, एक्सपेंसेस कुछ माइनस नहीं होता। जितना टोटल एक्सपेंसेस है वो बची हुई यूनिट में इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब कि 5 लाख जो है वो पूरा 1000 माइनस 100 900 रुपये यूनिट जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय, पहले हम 1000 करते थे, अब हम 5 लाख डिवाइडेड बाय 900 करेंगे, तो पर यूनिट कॉस्टिंग हमारी आ जाएगी 555.56। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉर्मल वेस्टेज से हमारा पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ता है और जितना भी हमारा खर्चा हो रहा है वो बची हुई रिमेनिंग यूनिट्स है हमारे पास, वो उसको इक्वली वहन कर लेती है, इक्वली हमारा खर्चे को पूरा अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, बेयर कर लेती है। राइट, तो ये हमारे जो दोनों पॉइंट्स थे वेस्टेज के और हमारा प्रोसेस का, कैसे हमारा प्रोसेस डिटरमाइन करता है कॉस्ट को, एक एक प्रोसेस कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करता है, ये दोनों पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया था। होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा, और नहीं आया हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग इसको फिर से सुनिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, हर प्रोसेस में आपको एक जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है, दोनों में अंतर है, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में अंतर है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम इनपुट तो डालते हैं, ठीक है, हम सेम इनपुट डालते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट के लिए, और हमको एक दूसरा प्रोडक्ट साथ में मिल जाता है जिसकी इक्वली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, हमको उसका इक्वली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है हमारे मेन प्रोडक्ट के जैसे। ठीक, जैसा हमारा मेन प्रोडक्ट जिसको हम बनाना चाह रहे थे वो, और जो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बन के निकला वो, दोनों का इकोनॉमिकली इक्वली इम्पोर्टेंस होगा मार्केट में, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट है। ठीक, और इनपुट एक होगा, ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं तो लेंगे, तो हाँ, अमूल का पार्लर आप लोग जाते हो, दूध का, दूध दही सब मिलती वहाँ पे। आप लोग देखोगे कि अमूल के पार्लर में 2-3 प्रकार के दूध मिलते हैं, स्कीम्ड मिल्क, अनस्कीम्ड मिल्क। अक्सर पेशेंट्स को बोला जाता है, जो हाई बीपी शुगर वाले पेशेंट्स को बोला जाता है कि अनस्कीम्ड मिल्क पियो, मलाई रहित दूध पियो। तो वो मलाई रहित दूध कहाँ मिलेगा, तो अमूल के पार्लर में आपको वो पैकेट वाला मिलता है। ठीक है, वो क्या है, तो वो कैसे निकलता है, वो होता क्या है, जो दूध आता है इनपुट सेम है। देखो दूध जो है वो इनपुट सेम है, अब वो इनपुट सेम डाले, उसमें से मलाई निकाल लिए, मलाई निकाले तो आपका मलाई भी बन गया, क्रीम अलग से वो बेचते हैं पैकेट में, बटर बना के अलग बेचते हैं पैकेट में, घी बना के अलग बेचते हैं पैकेट में। जो दूध जिसमें से उन लोगों ने मलाई निकाल ली वो दूध स्कीम्ड मिल्क करके अलग से पैकेट में बेचते हैं, मलाई रहित दूध। वो ऐसे लोग जो डाइट पे हैं, जो कैलोरी कॉन्शियस हैं, वो लोग जिनको पेशेंट्स हैं, जिनको डॉक्टर्स ने कहा है कि वो न पिए मलाई वाला दूध, वो लोग, उन लोगों के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब इनपुट सेम है हमारा, दूध एक इनपुट था, उस इनपुट के साथ हमको कई सारे प्रोडक्ट मिल गए और सबका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सेम है, तो ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, एक दूध से हमको 4 चीजें मिल गई। ठीक, तो ये है जॉइंट प्रोडक्ट। अब बचता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमने इनपुट डाला, अब हमको उसके एक्सट्रैक्शन से, स्क्रैप से या किसी और चीज से कुछ और प्रोडक्ट मिल गया है, और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे मेन प्रोडक्ट के जितना नहीं है। ठीक है, हमारे मेन प्रोडक्ट के जितना नहीं है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मेन प्रोडक्ट से कम है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मेन प्रोडक्ट के बराबर होता है, जबकि बाय प्रोडक्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जॉइंट प्रोडक्ट के बराबर, मेन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम यदि सोचें तो हाँ, इसका एक सिंपल एग्जांपल है, एक खेती किसानी जो करते हैं, तो जब हम कोई खेत में जब हम कुछ बोते हैं तो हमको
गाजर घास उगाती है, कुछ अलग अलग प्रकार की घास बरसिम उगाता है, कुछ उगाता है। तो हम जब उसको किसान काटते हैं तो ऐसे लोग जिनके जिनके पास पशु हैं, बकरी है, गाय है, वो आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ पैसा ले लो, इसको फेंको मत, इसको हम तोड़ ले जाएंगे। तो वो किस लिए ले जाते हैं कि वो उनके पशुओं के काम आएगा खाने के। तो ये एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है जो चला आया, जो उनको पैसा भी दे गया, तो ये बाय प्रोडक्ट है। बट ठीक है, हम इसको, ये सिंपल एग्जांपल हो गया, हम थोड़ा प्रोडक्शन पर्पस से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखते हैं। तो हाँ, शुगर, शक्कर कारखाना, शुगर इंडस्ट्रीज में जब हम शक्कर की पिराई होती है, शक्कर बनता है, तब एक मेलासिस करके बनता है। मेलासिस को हिंदी में हम शीरा कहते हैं, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है शीरा, जिसको गुड़ भी बनता है जिससे। तो मेन प्रोडक्ट हमारा शक्कर होता है। ये एक दूसरा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बन जाता है मोलासिस बोलते हैं उसको, हिंदी में शीरा बोलते हैं। ये शीरा बन के निकल आता है, ये भी बिकता है मार्केट में। ये शक्कर के जितना नहीं बिकता, शक्कर के जितना इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता। ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शक्कर से कम होता है, इसलिए इसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हर प्रोसेस में बनने की, हर प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोसेस में जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी जो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है, इसका कैलकुलेशन भी प्रोसेस अकाउंटिंग में करना ज़रूरी है। वो क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे मेन प्रोडक्ट के कॉस्टिंग को कम करता है। मेन प्रोडक्ट जो है हमारा, उसकी लागत को ये कम करता है, क्योंकि इसके सेल से हम हमारी जो लागत है, मुख्य उत्पाद की लागत, उसकी लागत को हम यहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका कैलकुलेशन भी यहाँ पर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, सिंस द प्रोडक्शन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे लास्ट प्रोसेस के बाद हमको फिनिश्ड गुड्स मिलता है। तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद अपने आप समझ आ ही गया है कि हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस के बाद हमको फिनिश्ड गुड्स मिलता है, जो फिनिश्ड गुड्स हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके बीच के जो भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो लास्ट प्रोसेस है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार प्रोडक्ट होता है, जो कस्टमर के हाथ तक जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक आपका मीनिंग और ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं प्रोसेस अकाउंटिंग की। और उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड में हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। इसके फॉर्मेट भी मैं आपको इसी स्लाइड में समझा देती हूँ, फिर हम उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन हम नेक्स्ट डील करेंगे। अगले अपने उसमें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डील करेंगे। इसी वीडियो में हम फॉर्मेट भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा देती हूँ। स्लाइड में आप देखिए, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का बनाने का फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट आपका नॉर्मल जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, टी शेप हमारा जो अकाउंट है, अकाउंट पैटर्न पे ही बनेगा। इसकी हेडिंग में आपको प्रोसेस अकाउंट लिखना है, फिर प्रोसेस का नाम लिखना है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, जो भी है, या प्रोसेस 1 2 3, जो भी प्रोसेस का नाम दिया होगा उस प्रोसेस को हेडिंग में लिखना है। फिर उसका साइड बी जो है हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम वही अपना पूरे खर्चों को लिखेंगे, जैसे कि हमको मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है और एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में हमारा वही चीज़ आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई दूसरे एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में बताए गए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में पूरे आ जाएंगे। फिर ये सारा हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे। फिर आता है यूनिट का कॉलम। यूनिट के कॉलम में हम रॉ मटेरियल साइड में ही हमको दिया रहेगा कि हमने कितने यूनिट का इनपुट किया है, तो वो इनपुट हम यूनिट साइड में लिखेंगे और उससे रिलेटेड उसके बाद हमने जितना भी रॉ मटेरियल की वैल्यू दी होगी उस साइड में अमाउंट के साइड में लिख देंगे। बाकी लेबर और एक्सपेंसेस वगैरह तो पूरा अमाउंट का कॉलम में आएगा, जो भी अमाउंट हमको लग रहा है वो पूरा अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर टॉप पे हमको आउटपुट लिखना है, तो वो पर्टिकुलर उस वाले
प्रोसेस में ऊपर जो आउटपुट निकल के आएगा हमको उसका लिखना है कि कितना आउटपुट हो रहा है। ओके, अब उसमें पर्टिकुलर साइड में लॉस इन वेट, तो यदि हमने जितना भी इनपुट डाला उसमें से हमको बताएगा क्वेश्चन में कि हमको उस प्रोसेस में कितना लॉस हो रहा है वेट का, या कई क्वेश्चन में हमको वो निकालना भी हो सकता है, तो वो हम निकालना पड़ रहा है या क्वेश्चन में दिया हुआ डिपेंड करता है। तो वो लॉस इन वेट वहाँ पे हमको लिखना है, जिसको यूनिट साइड में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद वेस्टेज, सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ रेसिड्यू है वो आएगा। वेस्टेज जो है कितना यूनिट वेस्ट हुआ है तो यूनिट साइड में, और यदि उससे कुछ हमको सेल करने से मिल रहा है तो वो उसका अमाउंट साइड में। फिर सेल ऑफ रेसिड्यू, यदि हमको कुछ स्क्रैप में हो रहा है और उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसका यूनिट और कितना यूनिट हम सेल कर रहे हैं वो यूनिट साइड में, और उसको सेल करने से कितना पैसा मिल रहा है वो अमाउंट साइड में, ठीक है। और हमको कुछ बाय प्रोडक्ट यदि वहाँ से मिल गया है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमको कुछ बाय प्रोडक्ट मिला है, तो बाय प्रोडक्ट को ऑब्वियसली हम रखेंगे नहीं, हम सेल करके अपनी कॉस्टिंग कम करेंगे। तो उस बाय प्रोडक्ट से सेल करने से कितना हमको मिला है तो वो यूनिट और अमाउंट हमको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और बाद में जो भी बैलेंस निकलता है यूनिट का, सेल हमको क्या बोलते हैं, जितना इनपुट डाले उसमें से वेस्टेज होने के बाद, सेल होने के बाद, लॉस होने के बाद बैलेंस जो यूनिट बचती है, ठीक है। इनपुट में डेबिट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे पहले डेबिट साइड में इनपुट में यूनिट में आप रॉ मटेरियल के सामने एक लिखोगे इनपुट यूनिट, और उसके बाद यहाँ पे सारे यूनिट्स माइनस करने के बाद लॉस इन वेट, वेस्टेज, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब माइनस करने के बाद जो बैलेंस यूनिट बचती है, ठीक है, वो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। तो वो आप कितना अब अमाउंट बचता है वो पूरा डेबिट से आप क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो आप वो पूरा आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। अब इसी में कुछ WIP हो सकता है, कुछ आपका सेल आउट हो सकता है। तो ये आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का जितना टेक्निकल पॉइंट बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे आपको और थोड़ी वैरायटी बढ़ती चली जाएगी कि कुछ WIP में जा रहा है, कुछ सेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टेंडेंसी क्वेश्चन की थोड़ी सी और बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपको अभी फॉर्मेट समझने के लिए समझिए कि जितना बैलेंस बचता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट जानने के लिए कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, तो ये जो क्रेडिट साइड का टोटल बचता है हमारा अमाउंट का, डिवाइडेड बाय जो क्रेडिट साइड में यूनिट टोटल बची है आउटपुट, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आता है हमारा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट हमको इस मेथड से निकल के आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट से हमको अब प्रोसेस अकाउंटिंग पूरा शुरू कर देना है। तो यहाँ फॉर्मेट समझने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो से आपका पूरा टोटल न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा।